स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 293 सीटों पर जीत हासिल की है और इंडिया गठबंधन को 232 सीटों पर जीत मिली है, लेकिन किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका है, जैसा कि 2014-2019 में हुआ था। बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई है और राजस्थान से भी बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है, जिसकी उम्मीद पार्टी को नहीं थी। बीजेपी राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 14 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी है। 2019 की तुलना में बीजेपी को 11 सीटों का राजस्थान में नुकसान हुआ है। बीजेपी 11 सीटों पर हुई इस हार के कारणों पर मंथन करने में जुटी है, जिसकी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। बाड़मेर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बुरी तरीके से चुनाव हार गए और तीसरे नंबर पर वो आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने गृह जिले में बीजेपी को जीत नहीं दिलवा सके। वहीं इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिली हैं। इनमें से कांग्रेस प्रत्याशियों ने 8 और 3 गठबंधन उम्मीदवारों की जीत इसमें शामिल है। पिछले 2 चुनाव में सभी 25 सीटों पर जीत की हैट्रिक अब की बार बीजेपी नहीं लगा सकती है और अब की बार प्रदेश में बीजेपी सरकार थी, जबकि पिछली बार कांग्रेस की गहलोत सरकार होने के बावजूद 2019 में बीजेपी सभी 25 सीटों पर जीत सकी थी। इसलिए यह तय कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि चुनाव कौन जीता और कौन हारा है। हालांकि नंबर गेम में बीजेपी 3 सीटें आगे रही है, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं। बीजेपी 25 सीटों पर जीत की हैट्रिक से आखिर क्यों चूकी? बीजेपी की 11 सीटें घटने और कांग्रेस की 11 सीटें बढ़ने का कारण और जिम्मेदार कौन है? एमपी छत्तीसगढ़ से राजस्थान के नतीजे इतने अलग क्यों हैं? और चुनाव में करीब 5% वोटिंग घटने का नुकसान आखिर किसे हुआ है? वहीं इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य राजस्थान में रहेगा? क्या पायलट फैक्टर चुनाव में बड़ा कारण रहा है? क्या वसुंधरा राजे की अनदेखी एक बड़ा कारण रही है? अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को जालौर सिरोही से चुनाव नहीं जिता पाए, लेकिन सचिन पायलट ने अपने समर्थक नेताओं को चुनाव जिताकर क्या दिखा दिया है? मुरारीलाल मीणा, हरीश चंद्र मीणा, संजना जाटव, कुलदीप इंदौरा, भजनलाल जाटव समेत कई पायलट के करीबी नेता चुनाव जीते हैं। तो क्या पायलट की भूमिका भी राजस्थान में अब प्रभावी होने वाली है? इन तमाम चीजों को लेकर के जरा हम चर्चा करेंगे और इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है और हर किसी के मन में सवाल यही है कि आखिर ये परिणाम जो रहे हैं इसका असर क्या है, ये कैसे परिणाम रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ बीएपी से जितेंद्र मीणा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले सुरेश गर्ग जी आपसे ही करना चाह रहा हूँ। ये जो आंकड़े सामने आए, जो नतीजे सामने आए, उन नतीजों को लेकर के बीजेपी के बहुत सारे नेता हैरान हैं। देश के कई लोग भी इसमें इन नतीजों को लेकर के बड़े सवाल उठा रहे हैं कि साहब ये आंकड़े क्या नतीजे सामने आए हैं, आंकड़े क्या सामने आए हैं। आपको क्या नजर आया? राजस्थान में 11 सीटों का नुकसान, सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आई? क्लीन स्वीप की बात थी, लेकिन 11 सीटों का नुकसान। सुमेंद्र जो निश्चित रूप से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। अगर आप पूरे हिंदुस्तान के परिवेश में देखें तो हम एनडीए है वो पूर्ण बहुमत से जीत के आए हैं, ऐसा कोई कहीं पे भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि 272 सीटों का बहुमत होता है और हम 292 के लगभग सीटें जीत के आए। तो कहीं पे भी इस तरह का कोई शक नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। और ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में दूसरी बार होगा कि जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार। 1952 में नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने थे, जब वो 3 बार बने थे, उसके बाद में नेहरू परिवार के बाद में अगर कोई प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी बनते हैं। अब रही राजस्थान की 2014, 2019 दोनों बार आपने अपने ही बहुमत, अपना ही आंकड़ा आपने अच्छा किया है ना। आपने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई, इसमें किसी अलायंस की आपको जरूरत नहीं थी उसके अंदर, लेकिन अब आपको अलायंस की जरूरत है। देखिए, मैं कह रहा हूं परिस्थितियों में परिवर्तन ये आ चुका है। शुभेंदु जी, मैं कह रहा हूं कि एनडीए जीता है, निश्चित रूप से एनडीए जीता है, एनडीए को बहुमत मिला है। नहीं, पहले तो ये था ना मोदी सरकार, हर किसी योजना में नाम क्या दिया जाता था कि साहब मोदी सरकार, लेकिन अब आप एनडीए सरकार कहेंगे, परिवर्तन ये भी आएगा। हाँ, नहीं, पहले भी एनडीए की सरकार थी। हाँ, पहले भी एनडीए की सरकार थी, लेकिन कब कहा? याद है आपको कभी कहा? सिर्फ मोदी सरकार का। मैं यही कह रहा हूं कि ये परिवर्तन आएगा। मैं कह रहा हूं कि 2014 के अंदर भी एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला था, 2019 में भी एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला था। हाँ, हमको 272 से ज्यादा सीटें मिली थी और 2024 के चुनाव में भी एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। अब कांग्रेस की बात कर लीजिए आप। कांग्रेस
बड़े वो खुश हो रही है कि साहब अब भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली है, कांग्रेस को 99 सीटें मिली है। अब अंतर देख लीजिए, कहाँ 99 और कहाँ 240 सीटें। अगर मान लो इनकी इंडिया गठबंधन की अगर पूरी सीटें मिला देते तो उनकी 233 से 234 होती है, अकेले भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें होती है। कांग्रेस की स्थिति देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में अगर देखें तो कम से कम 6-7 राज्य ऐसे हैं जहां पे इनका खाता भी नहीं खुला, जिसके अंदर आपके देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, उनकी चिंता जम्मू छोड़ एंड दीजिए ना, कश्मीर देख लीजिए। तो ये उनकी चिंता छोड़ दीजिए परिस्थितियां आप सुरेश जी। देखोगे सबसे बड़ा कारण सुरेंद्र जी। यही है कि हम दूसरों की चिंता करने लगते हैं। मैं सिर्फ नहीं, ये दूसरों पूछ की रहा हूँ कि जनता तो बीजेपी की देखिए, हार भारतीय ये, भारतीय हाँ जनता पार्टी एनडीए जो है वो अपनी खुद की भी चिंता करता है। आपको ये भी बताएंगे हम कि भाई क्या हुआ है। हाँ अब आप देख लीजिए ना कि हमारे सिर्फ 3 राज्य है जिसके अंदर हमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, यूपी के अंदर, राजस्थान में और महाराष्ट्र में। तो उसके लिए हम मंथन कर रहे हैं कि क्या इसके पीछे क्या ऐसा क्या प्रॉब्लम हुई जो कि हम तीनों राज्यों के आपको अंदर क्या समझ पीछे में आती है रहे। अभी तक? बाकी हम आप देख लीजिए, हाँ और राज्यों का देख लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर हम पूरी की पूरी सीटें मैं लेके वही आए तो हैं। कह रहा दिल्ली के अंदर तो इनका हूँ, बहुत मध्य बड़ा प्रदेश वो में देख लीजिए, और छत्तीसगढ़ में देख केजरीवाल जी लीजिए, अपने आप को लेकिन बहुत यहाँ बड़े पर ऐसा नेता क्या हुआ? मानते थे, गुजरात में वहां देख लीजिए, वहां 700 सीटें लेके। वहां तो सब कुछ ठीक है। नेतृत्व में स्थानीय स्तर पर नेताओं का कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा नहीं था। क्या कारण था, क्यों लूज किया आपने सीटें? मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। शुभेंदु जी, ये इसका मंथन चल रहा है, पार्टी लेवल पे इसका मंथन चल रहा है। जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा कि क्या इसके पीछे रहे, क्या कारण थे कि जिस वजह से हम 11 सीटें हारे हैं। हम मानते हैं कि हम 11 सीटें हारे हैं, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, नरेंद्र मोदी जी, इसमें कहीं पे कोई शक नहीं है। किसी को कोई अगर डाउट है तो वो अपना डाउट क्लियर कर ले, क्योंकि जब एनडीए 292 सीटें ठीक लेके है, आ रहा है तो हाँ। फिर कहीं पे कोई डाउट ही नहीं है चीजों के लिए। ठीक है। हालांकि नीतीश कुमार का एक जो पोस्टर है वो बड़ा वायरल हो रहा है, नीतीश सबके हैं। तो अगर सबके हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद चोटिया जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जवाब लूँ, लेकिन उससे पहले जितेंद्र मीना को मैं जरा जोड़ लेता हूँ। जितेंद्र जी, आपको लगता है गठबंधन जो बीजेपी से अगेंस्ट जितने भी लोग लड़े उनका प्रभाव बड़ा अच्छा रहा, इसमें सबसे बड़ा कारण क्या? राजस्थान की परिस्थितियों को बीजेपी नहीं समझ पाई, आपने समझा, या बाकी के जो पार्टियां हैं उन्होंने कैसे बेहतर तरीके से समझा? सबसे बड़ा मुद्दा क्या नजर आया? जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी। देखिए, मुद्दे तो कई थे, खास करके जिस तरीके से अलग अलग पार्टियां, छोटे छोटे दल जो अलग अलग मसलों पे लड़ते आ रहे थे, अभी तक अलग अलग थे। विधानसभा में भी आपने देखा ज्यादातर लोग अलग ही थे, लेकिन इस बार पहली बार हम लोग देखें कि लोकसभा में ये मिलकर के फैसला किया गया, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 5 साल में केंद्र में बीजेपी की सरकार रही और उसका जो रवैया रहा, और उसमें भी खास करके मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मैं भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, तो उसमें आप देखेंगे तो पता चलेगा कि आदिवासियों के मसले पे देख लीजिए, चाहे दलितों के मसले पे देख लीजिए, तो जिस तरीके का पूरा माहौल रहा पिछले 5 साल में, और चुनाव से जस्ट पहले 400 सीटें इसलिए लेनी है ताकि संविधान बदल देना है, वो जो पूरा का पूरा सिचुएशन था, उससे एक आदिवासी के बीच में, दलित के बीच में, पिछड़ों के बीच में जो डर का माहौल था, वो डर पूरा पनपा था, और उसने सबको एक जगह लाने के लिए मजबूर भी किया था ताकि इसका मुकाबला एक साथ कर सके। क्योंकि ये देखने में आ रहा था कि अगर सब लोग बिखर के रहेंगे तो वही हाल होगा जो 2019 में हुआ था, और इसीलिए सब लोग एक साथ में आए और उसका परिणाम आप सबके सामने। हालांकि और भी बहुत सारी चीजें हैं संविधान के साथ साथ, खास करके आप देखिए कि 2 इलाकों में एक तो पूर्वी राजस्थान जहां पर इंडिया गठबंधन जीता है, दूसरा शेखावाटी का जो पूरा इलाका है, और एक बाड़मेर की सीट, और उधर दक्षिण में आप देखेंगे तो बांसवाड़ा की सीट। बांसवाड़ा तो प्योरली जो है ट्राइबल डोमिनेटेड इलाका रहा है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में जहां पर दलित और आदिवासी आबादी मिक्सअप है, वहां उसके साथ साथ मुसलमान भी है, वहां पर गुर्जरों की आबादी ठीक ठाक है, तो वो सारा का सारा इस इलेक्शन में एकजुट होता हुआ नजर आया और इंडिया ब्लॉक के पीछे वो दिख रहा था। और इसका वजह जो है, जो इसके साथ साथ 2 एक और वजह थी, जिसमें एक तो था नौकरी का मसला। खास करके इस पूरे इलाके से सेना में जाने वाले नौजवान बहुत सारे साथी हैं, उनको जिस तरीके से अग्निवीर योजना के तहत जो इस तरीके से डाला गया, उससे एक पूरा का पूरा माहौल ऐसा बना कि हमारे नौजवान साथियों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं, क्योंकि ये इलाका वो भी है जहां सरकारी नौकरी के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि रोजगार के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है, और उसके साथ साथ बाकी के संसाधन नहीं है, पानी नहीं है कि खेती कर सके। तो ऐसे में जो क्राइसिस था नौजवानों के सामने, उसने एक पैनिक क्रिएट किया, साथ ही साथ महंगाई का एक मसला था, जिससे कि लगातार आमदनी जो घटती जा रही थी लोगों तक पहुंचाया, और यही कारण था। आंदोलन। हाँ हाँ,
ठीक है। जी, किसान आंदोलन की भी एक ताकत थी, क्योंकि उसका असर, भले ही वो आंदोलन दिल्ली की सड़कों पर चल रहा था, लेकिन उसका असर वहां पे भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि मंडियां वहां पर भी है, किसान वहां पर भी है, और उनकी प्रॉब्लम्स सेम वही है जो पंजाब और हरियाणा के किसानों की ठीक है। है। तो इसलिए उन सब का भी असर जो राजस्थान के है लोगों ने वहां पर किसानों देखने को के मिला। साथ भी अपने आप को कनेक्ट करके रखा, और ये बहुत सारी चीजें थी जो अंडर करंट वहां पर बनी हुई थी। शायद इसको बीजेपी के नेता भाप नहीं पाए, और यहीं पर उनसे एक बड़ी चूक हो गई, और इसी वजह से जो 11 सीटें हैं वो उनके हाथ से खिसक जाती हैं। हमारे साथ अरविंद चोटिया जी भी लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, असेसमेंट लगातार हो रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब हम भी अंतर देख रहे हैं कि कहाँ पर नुकसान हुआ, लेकिन आपको क्या नजर आता है, बीजेपी राजस्थान के अंदर एक बार फिर से तीसरी बार क्लीन स्वीप करने से कैसे चूक गई? सबसे बड़ी गलती क्या हो गई बीजेपी से? सबसे पहले तो मैं जो बीजेपी के मित्र हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि जो रिजल्ट हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। बीजेपी की सीटें कम आई हैं तो कम आई हैं, वो आंकड़े हैं, उनको कोई बदल नहीं सकता। भले ही सरकार बन रही है, लेकिन बहुत सारी देश में भी और राजस्थान में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसको स्वीकार करना चाहिए और बिल्कुल जिंदा दिल्ली से स्वीकार करना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और न ही उससे कोई फर्क पड़ता है। बाकी जो नुकसान हुआ है बीजेपी का यहाँ पे, उसके पीछे पूरी तरह से एक हमारे राजस्थान में एक कहावत कही जाती है, भ्रम निकालना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2013 के विधानसभा चुनाव में चलते हैं अपन, एक सूरजगढ़ की सीट है झुंझुनू जिले में, तो वहां पर जाट डोमिनेटेड इलाका है। तो वहां एक महिला थी, वो चुनाव जीती थी वहां पे सांसद का, करीब 50,000 वोटों से। तो वहां वो जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे 50,000 वोटों की लीड ली थी उन्होंने लोकसभा के चुनाव में। और जब वो लोकसभा के चुनाव में जीती तो फिर वहां पे उपचुनाव हुआ और वहां पे जो कांग्रेस के थे वो एमपी विधायक बने 25,000 वोटों से। तो वहां पे जब पूछा गया कि यार ऐसा क्या हुआ 6 महीने के अंदर अंदर कि 6 महीने पहले जो चुनाव यहाँ पे जीते थे 50,000 से बीजेपी के, वही 6 महीने बाद में बीजेपी के कैंडिडेट वहां पे दिगंबर सिंह जी थे भरतपुर वाले, तो इतना अंतर कैसे आ गया? बोला नहीं, कोई ऐसा कोई कारण नहीं था, हमें पहले भाभी का नखरा निकालना था, फिर भाई का नखरा निकालना था। तो ये चुनाव जो है वो पूरा का पूरा, जो इस बेल्ट में आप जाट बेल्ट में देखते हैं, तो ये पूरा का पूरा बीजेपी का भ्रम निकालने का था। ठीक है, कि हमें बीजेपी को भ्रम निकालना है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? भ्रम निकालने का कारण क्या है? कोई नाराजगी, कोई ऐसा बहुत दूर जाना पड़ेगा। वजह हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। हरियाणा से शुरू होता है ये। हरियाणा में जब 10 साल पहले बीजेपी की सरकार आई और उन्होंने गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाया, ये दूसरी बार भी उन्होंने रिपीट किया। उसके बाद में वहां पर किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद में वहां पर खिलाड़ियों का आंदोलन हुआ, और इसके बाद में वो धीरे धीरे जमीन तैयार होती गई उसकी। जो हरियाणा से लगता हुआ इलाका है, चूरू का, सीकर का, झुंझुनू का, वहां पे ये लहर बननी शुरू हुई। उसके बाद में आप आइए राहुल कसवा का टिकट, ये जो टिकट कटा, उसके पहले एक चुनाव हुआ तारानगर का, जहां पे जाट अच्छा, एक चीज बार बार कॉमनली उठ रही है, वो अलग अलग स्टेट में भी है। वो एक मुद्दा ये है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत बड़ी गलती बीजेपी ने की है। इलाके के लोगों की तरफ से इंटरनल सर्वे में भी जिस कैंडिडेट को लेकर के मना किया जा रहा था, जिसको आपत्ति दर्ज की जा रही थी, उन कैंडिडेट्स को चुन लिया गया। पैराशूट कैंडिडेट्स उतार दिए गए। संघ से सलाह मशवरा नहीं हुआ इस बार, इस बात की भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या ये सभी चीजें प्रभावी रही? देखिए, ये हम सीट वाइज अगर बात करें, तो वही विरोध पाली में था कैंडिडेट का, वही विरोध जोधपुर में कैंडिडेट का था, वही विरोध आपके बहुत सारी दूसरी सीटों पर जहां पे तीसरी बार रिपीट किए गए हैं, वो जीत के आए हैं बहुत बड़े बड़े अंतर से, वहां भी वही विरोध था। तो ये कहना कि खाली एक ये कारण है, ये एक कारण नहीं है। ये चुनाव इस बार तो बहुत सारे जातिवाद पर बंटा। 2014-19 में जातिवाद नहीं था इसमें, पूरी तरह से राष्ट्रीय मुद्दों पर, देश के नाम पर इस बार सब भटक गए। इस बार आपके मोदी जी भी भटक गए और इस बार कांग्रेस के मित्र भी भटक गए। सारे मुद्दे मतलब उलट पलट हो गए, जिसके कारण से ये स्थिति बनी। और दूसरा, जो बीजेपी में भीतरघात है वो बहुत बड़े लेवल पर हुआ है। एक पूरा खेमा है जिसका पूरा खेमा पूरे स्टेट में वापस आता है। ये बड़ी बात आपने की है, भीतरघात की। और ये भीतरघात की बात अकेले राजस्थान की नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश से इस भीतरघात के जिक्र का शुरुआत हुई थी और वापस से इसका जिक्र राजस्थान में भी मिला। खुल करके अब नेता कह रहे हैं
कह रहे हैं जो हार गए वो तो बता ही रहे हैं, लेकिन जो जीते भी हैं वो भी कह रहे हैं कि साहब हम जीत तो गए हैं लेकिन भीतरघात खूब हुआ। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। सुरेश गर्ग जी, एक चीज और भी है, शुरुआत में कहा गया कि वोटिंग परसेंटेज बड़ा कम हुआ, हमने चर्चा भी की, बीजेपी के नेता उस वक्त कह रहे थे कि नहीं साहब हमारा वोटर निकल करके गया है, हमारा कैडर बड़ा मजबूत है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ उसका नुकसान किसको पहुंचा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। हमारे वोट प्रतिशत कम हुआ है, करीबन लगभग 9.16% राजस्थान में वोट प्रतिशत कम हुआ है, निश्चित रूप से कम हुआ है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, भीतरघात वाली बात में कितनी सच्चाई है, थोड़ा सा बताइए ना इसके बारे में। देखिए, भीतरघात का तो जब तक अभी देखो हमारा जो चुनाव प्रबंधन कमेटी है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो उस चीजों पे देख रहा है कि कहाँ पे क्या कमजोरी रही है, किस तरह की हमारी गलतियां हुई है, उसको निश्चित रूप से देखेंगे और उसको सुधार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सुधार के ऊपर रहती है कि कहीं पे जो भी गलती है उसको निश्चित रूप से सुधार करती है, तो इसमें तो कहीं पे भी कोई संशय नहीं है। हाँ, हमने एक 400 का नारा दिया था, 400 पार का, 370 भारतीय जनता पार्टी का, उससे हम काफी कम सीटें लेके आए, लेकिन फिर भी हम ये चीज समझने वाली है सर। आप गुजरात देख लीजिए क्लीन स्वीप, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए पूरा एक तरफा साफ, छत्तीसगढ़ देख लीजिए एक तरफा साफ, राजस्थान में आकर के कहानी बिगड़ गई। जो फैक्टर बाकी राज्यों में चले वो राजस्थान में क्यों नहीं चल पाए? अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, आपको जनता ने बड़ा सारा आंखों पर रखा, लोकसभा चुनाव आते आते ये कहा जाता है मोदी वेव रहती है, उसका भी एक बड़ा इंपैक्ट रहता है, वो सब फेल हो गए। शुभेंद्र जी, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सत्य है कि भाई आज हम कई राज्यों के अंदर क्लीन स्वीप किए है। आप हिमाचल देख लो, चाहे उत्तराखंड देख लो, चाहे मध्य प्रदेश देख लो, चाहे छत्तीसगढ़ देख लो, चाहे गुजरात देख लो, चाहे दिल्ली देख लो, कई राज्यों के अंदर हमने, इनके तो कांग्रेस के तो खाते भी नहीं खुले, करीबन 8 राज्यों के अंदर, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे को सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में हुआ। हम उस चीज पे, अब आपने देवेंद्र फडणवीस जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी, उन्होंने खुद ने कहा कि हाँ मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। मैं राजस्थान में पूछना चाह रहा हूं इस हार का जिम्मेदार कौन? इसी तरीके से राजस्थान में भी, निश्चित रूप से राजस्थान में भी अगर ये कहीं पे जो भी हमारी कमजोरी हुई है, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं और पार्टी सुरेश जी, इस स्तर पे देख रही है कहां पे। महाराष्ट्र के अंदर कितना क्लियर है ना, वहां पर देवेंद्र फडणवीस आए, उन्होंने कहा कि ये जो स्थितियां बनी, हार का जिम्मेदार मैं हूं। राजस्थान में हुई 11 सीटों की हार को लेकर के कोई कहेगा कि साहब इस हार को लेकर के जिम्मेदारी किसकी तय होती है? देखिए, राजस्थान की और महाराष्ट्र की दोनों की परिस्थितियां अलग अलग है। महाराष्ट्र में सरकार अभी 2.5-3 साल से चल रही है, राजस्थान में अभी 3 महीने 5 महीने सरकार को हुआ, तो आप उस सरकार के उसको तो आप देख नहीं सकते कि हाँ हमने 5 महीने में से 3 महीने की काम करने का मौका मिला। उस 3 महीने के अंदर भी राजस्थान, कई लोगों का कहना यह है कि पार्टी के अंदर कई बड़े दिग्गज नेता ऐसे थे जिन्होंने कोऑर्डिनेट नहीं किया, जिन्होंने कैंपेनिंग नहीं की। अगर वो चुनाव में एक्टिव रहते तो शायद परिस्थितियां अलग होती। समझ रहे होंगे इशारा कहां है? शुभेंदु जी, बिल्कुल आप जो कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ, पार्टी इन सब चीजों का मंथन कर रही है, शीर्ष नेतृत्व उस सब चीजों को देख रहे हैं, राजस्थान के जो नेतृत्व है वो भी देख रहा है, सब चीजें देख रहे हैं। अरविंद जी, इसमें तो कहीं पे कुछ है नहीं कि साहब ये चीजें अरविंद चौटिया जी, हम कह रहे हैं कि ये बड़ा कारण है। हमने चुनाव के दौरान भी इस बात को लेकर के सवाल ये पूछा था, हाँ इस बारे में ये पूछा भी था कि कई बड़े स्थानीय स्तर के नेता हैं जो इस चुनाव में एक्टिव मोड में नजर नहीं आए हैं, उनका फोकस सिर्फ कुछ एक सीटों पर ही है। तो ये एक बड़ा कारण था कि कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया। शुभेंद्र जी, हाँ। देखो शुभेंद्र जी, ये सब चीजें तो आप गहलोत जी है। अब हाँ। आप देख लो, गहलोत जी ने लगभग पूरे राजस्थान में जो बता रहे कि मैंने 50 जगह कैंपेनिंग की, उस 50 में से 70% कैंपेनिंग कहाँ पे की? उनके बेटे के यहाँ, और उनके बेटे को वो जिता नहीं पाए। आप शुभेंद्र जी देख लीजिए, अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को नहीं जिता पाए। अब आप कांग्रेस की तो जो 3 बार का मुख्यमंत्री है, 3 बार का मुख्यमंत्री की अपने बेटे को भी सीट जिता नहीं पाया, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी के अंदर जो नेता है वो अपने बेटे को सीट जिता पाई हैं, लेकिन राजस्थान की जो स्थिति है वो आपके सामने है ना? मेरी बात सुनो, मैं आप जो एक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो मैं आप बता रहा हूँ कि भाई क्या स्थिति है, आपको स्थिति तो वही है, वो अपने बेटे को नहीं जिता पाए, आप राजस्थान नहीं जिता पाए, अपने बेटे को भी सीट नहीं जिता पाए। तो ये सब चीजें देखिए, ये सब चीजें सामने है, जो भी तथ्य वो सामने आएंगे आपको भी पता लग जाएगा, क्योंकि आप मीडिया से तो कोई चीज छिपी हुई रहती नहीं है। ठीक है अरविंद जी, आपको क्या नजर आता है इसमें? अगर कोऑर्डिनेशन के साथ अगर स्थानीय स्तर के नेता, क्योंकि नई राजस्थान के अंदर प्रदेश की सरकार बनी थी, तो उतना बैलेंस करना, उतना टेक्निकली चीज़ों को समझना, कैंपेनिंग करना, क्योंकि आपके पास एक लंबा अनुभव था, अगर आप उसका इस्तेमाल करते तो शायद वो चीज़ें अलग होती।
जैसा मध्य प्रदेश में हुआ। वहां पर यही कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने आगे लग करके इस पूरे कैंपेन को आगे बढ़ाया था और इसलिए पूरा मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप किया और अच्छे मार्जिन से सभी जो वहां के प्रत्याशी थे उन्होंने अच्छे मार्जिन से सीटें जीती हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी ओर आपका इशारा है, तो वो एक सीट पर पूरी तरह सीमित रही और इसका किसी को पता नहीं है कि वो खुद अपनी मर्जी से वहां पर रही या पार्टी ने उनको एक ही सीट पर सीमित रखा, क्योंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है बीजेपी की। तो राजस्थान ही नहीं, आपने अगर देखा हो तो उनका कहीं भी कोई दौरा नहीं था देश भर के अंदर, न मध्य प्रदेश में जहां की वो बेटी है, न कहीं दिल्ली में जहां पे उन्होंने राजनीति की है, न उत्तराखंड में जहां पे उनका सेटअप है। कहीं पर भी उनका आपको कोई रैली या कोई सभा, कोई रोड शो कुछ भी दिखा नहीं हो, कोई प्रोग्राम उनका नहीं था। तो इसका मतलब हो सकता है कि बीजेपी ने उनको उस कैंपेनिंग से दूर रखा हो सकता है वो अपनी मर्जी से दूर नहीं रही हो। लेकिन ये सच्चाई है कि वे और उनका जो खेमा था वो थोड़ा शांत था इस बार, और इसका नुकसान बीजेपी को कहीं ना कहीं हुआ, जहां पे छोटे मार्जिन से हार हुई। जैसे झुंझुनू की सीट को देखिए आप, सिर्फ 16-17 हजार वोटों से वहां पे कांग्रेस जीती है। तो ऐसी जो छोटे मार्जिन वाली सीटें, वहां पर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फायदा हो सकता था। और ये बीजेपी के ऊपर निर्भर करता है कि उनको किससे काम लेना है, किससे नहीं लेना है। अगर काम आप नहीं लेना चाहते हैं, उनको दूर रखना चाहते हैं, तो फिर वो दूर ही रहेंगी। ठीक है जितेंद्र जी, आपको लगता है कि अलाइज करके, गठबंधन करके थोड़ा सा एक एज मिला, वरना वोटों में बिखराव हो जाता है? नहीं, बिल्कुल देखिए, इसका तो फायदा मिला ही, चाहे वो आरएलपी के साथ में हो, चाहे सीपीएम के साथ में हो, चाहे बीएपी के हमारे साथ में रहा हो, उसका तो फायदा हुआ ही। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जब विधानसभा के चुनाव थे, खास करके जब बीएपी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ी थी दक्षिण राजस्थान में, खास करके हम लोगों ने चुनाव कंटेस्ट किया था और वहां हम लोगों ने 3 सीटें जीती थी और 5 पे हम लोगों ने सेकंड किया था। और उसका फायदा ये मिला था कि बीजेपी ने साउथ में जो है कांग्रेस से ज्यादा सीटें वो लेकर के आए थे। तो उस चीज को भी हम लोगों ने ध्यान में रखा था कि इस बार इस जो है ऐसी गलती ना हो, क्योंकि ये चुनाव पूरे देश का चुनाव था और ऐसे में ये अगले 5 साल पूरे देश पर असर करने वाला था। तो इसलिए हम लोगों ने हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग थी कि हम लोग कोऑर्डिनेशन करके इस चुनाव को लड़ते और उसके बेहतर परिणाम आए। इसमें एक चीज और जिसमें शुभेंदु जी मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पूर्वी राजस्थान में 2 वाकये हुए थे जिसका असर पड़ा, खास करके करौली में पिछले साल अप्रैल के महीने में वहां पर एक दंगा करने की कोशिश हुई थी और उस दंगे में एक शोभा यात्रा हनुमान जयंती के दिन निकाली गई और उसमें फिर पूरा सा एक टेंस माहौल बनाया गया। दरअसल आप देखेंगे तो पूरे पूर्वी राजस्थान में कभी भी इस तरीके की सिचुएशन नहीं बनी थी, कभी नहीं बनी। और करौली में तो ऐसे ही यहाँ था कि चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वहां पर गुर्जर हो, चाहे मीणा हो, चाहे तमाम कम्युनिटी के लोग साथ में रह रहे थे और उसने एक डर का माहौल पैदा किया था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये लोग वापस से सत्ता में आते हैं तो उस तरीके का दंगों का माहौल यहाँ बना दे जाएंगे और वो पूरा का पूरा मामला खराब हो जाएगा। तो इसलिए पूरा पूर्वी राजस्थान एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ रहा है। ठीक है, मैं इसमें हमारे साथ अरुण शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अरुण जी बहुत स्वागत है, बहुत देरी से जुड़े हैं सर, उम्मीद थी कि थोड़ा जल्दी जुड़ते तो ज्यादा समय मिलता, लेकिन मैं शुरुआत यहीं से कर रहा हूं कि 11 सीटों की इस जीत को लेकर के श्रेय किसको देना चाहेंगे राजस्थान में? देखिए शायद थोड़ी टेक्निकल वजह से मुझे देर से जुड़ पाया मैं। देखिए जो कल 11 सीटें राजस्थान में कांग्रेस ने जीती हैं, उसके जो महत्वपूर्ण कारण हैं उनमें से एक तो खुद भारतीय जनता पार्टी ने आसानी से प्रदान किया, वो ये था कि इनसे करेक्ट करा लो, कांग्रेस ने 8 ही जीती है। इंडिया अलायंस बोल सकते हो, इंडिया अलायंस बोल सकते हो, कांग्रेस की 8 ही है। हाँ ठीक है, चलो आप ऐसे खुद हो जाएं, आपकी एनडीए 292 8 कांग्रेस की 3 मत फिर आप एनडीए 292 की बात। अच्छा ठीक है सुरेश जी, ठीक है एक बारी बात करनी दीजिए। हाँ अरुण जी बताइए, ये श्रेय किसको देंगे आप? श्रेय कुछ तो भारतीय जनता पार्टी को देंगे, जिन्होंने जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा है, अहंकार के रस पे बैठकर प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरू किया। 400 पार भारतीय लोकसभा में अभूतपूर्व था, किसी प्रधानमंत्री सदन पे ये घोषणा करें, ये अहंकार की हद है। इससे पहले कभी भी नहीं हुआ ये हिंदुस्तान की किसी भी लोकसभा में।
उसके बाद आप देखिए काफी मेहनत की गई है किस नेता को श्रेय देंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सरकारें तोड़ी गई, मुख्यमंत्री राजस्थान में 11 सीटों की जीत का श्रेय किस नेता को देना चाहते हैं आप? और सबसे ज्यादा किस नेता ने मेहनत की आपके? उसके बाद न किसी लोकल लीडरशिप को कंसल्ट किया गया कैंडिडेट सेलेक्ट करने में, वो जो एरोगेंस थी वो बहुत भारी पड़ी। हाँ। और 400 सीट की घोषणा तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद इनके कुछ कच्चे नेताओं ने समय से पहले पोल खोल दी कि आप 400 सीटें जिताइए ताकि हम संविधान में परिवर्तन कर सकें। ये हमने थोड़ी कहा, ही नहीं कि कुछ नेताओं ने कहा, राजस्थान में कहा गया, देश के और इलाकों में कहा गया। तो जनता ने ये मैसेज पकड़ा और काफी लोग चिंतित थे कि अगर ये अभियान है संविधान को छेड़छाड़ करने का या आरक्षण से छेड़छाड़ करने का, हाँ। एक वो कंपोनेंट है जिसका काफी प्रभाव पड़ा इस इलेक्शन पे। ठीक है। इसी तरीके से हमने बड़ी सावधानी रखी कैंडिडेट छांटने में, जातियों का साथ लिया, सारे समीकरण ठीक किए गए। अब तो 11 सीटें जीत गए अरुण जी, लेकिन शुरुआत में तो कैंडिडेट्स ही कह रहे थे कि साहब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, मेरे को मैदान में उतार दिया। ये कहीं छुपी छुपाई बात नहीं थी, ये तो पब्लिक डोमेन की बात है। खैर वो अलग पीछे की बात हो गई। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं सर कि इस जीत के 11 सीटों की जीत के श्रेय को आप किस नेता के सिर पर बांधना चाहते हैं? राजस्थान में किस नेता ने सबसे ज्यादा आगे चल करके काम किया? देखिए ये तो पूरी कंबाइंड कांग्रेस का प्रयास था, एकजुट रहे सभी नेता लोग। कांग्रेस अध्यक्ष का जो रोल था गोविंद सिंह डोटासरा जी का, उन्होंने संगठन को बहुत एक्टिव रखा, अलग अलग वार रूम। सुरेश जी पूछ रहे हैं कि वैभव गहलोत का क्या हुआ? एक एक ड्यूटी दी गई सबको। तो ये तो पूरे संगठन का चुनाव था, संगठन ने एकजुट होकर लड़ा। हाँ। और उसी का ये नतीजा सामने है। चलिए ठीक है, चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा गया और इसी का नतीजा भी है कि 11 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में, उनके अलायंस के खातों में आई है और राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा डेंट पहुंचा है। हालांकि आत्ममंथन की ज़रूरत भी है और बीजेपी के नेता कह भी रहे हैं कि आत्ममंथन होगा, लेकिन बहुत सारे लोग भी हैं जिनको ये जानना है, ये समझना है कि आखिर ये डेंट कैसे पहुंचा। तो ये हमने आप तक बात पहुंचाने की कोशिश की है। कई ऐसे बड़े कारण रहे थे जो शायद बीजेपी से छूट गए थे और अति आत्मविश्वास में ये पूरा चुनाव लड़ा गया, जिसका परिणाम आपके सामने। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया। लेकिन इसी तरीके से चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।